नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। शाम ढल आई है, न्यूज रूम से सवाल इंडिया का आप देखते हैं, लेकिन आज हम इस वक्त पटना में मौजूद हैं, ठीक बिहार विधानसभा के बाहर। विधानसभा जिस पर टकटकी लगाए पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि इस विधानसभा में इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होता है या फिर जनता एक बार फिर नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताती है, एनडीए पर भरोसा जताती है। तो इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए हम भी नोएडा से निकलकर पटना पहुंचे हैं। और आज जब हम यहाँ पर मौजूद थे, दिन भर जब मैं सफर कर रही थी, इसी विधानसभा से कुछ ही दूरी पर राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, चाहे भाजपा का दफ्तर हो, जेडीयू का दफ्तर हो, आरजेडी का दफ्तर हो, जिनके बाहर पोस्टर्स की भरमार है और चुनावी वादे मोटे मोटे अक्षरों में जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनकी तस्वीरों के साथ चस्पा है। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद से अब जो प्रचार में तेजी आई है वो अब तक नहीं थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में उतर गए, प्रचार के लिए समस्तीपुर पहुंचे। तो आज ये कार्यक्रम आप आखिर तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वैशाली से मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि वहां पर तेजस्वी यादव की रैली में क्या हुआ। हमारे साथ समस्तीपुर से रमन जुड़ेंगे। रमन आज दिन भर वहां पर प्रधानमंत्री की रैली पर नजर बनाए रहे। और यहाँ पटना से मैं आपको पटना की हर हलचल और विधानसभा के बाहर आज दिन भर हमने क्या देखा उसका हाल बताऊंगी। छठ महापर्व भी आने वाला है, लेकिन छठ महापर्व का रंग इस बार राजनीतिक हो चला है क्या, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम सीएम पद के लिए घोषित किया गया, मुकेश सहनी का नाम डिप्टी सीएम के लिए घोषित किया गया। इसके बाद आज जब प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में उतरे तो प्रतीकों की जो राजनीति होती है उस राजनीति में जो जननायक हैं राजनीति के, कर्पूरी ठाकुर, उनके गांव पहुंचे। हो सकता है आज की पीढ़ी कर्पूरी ठाकुर को एक प्रतीक के रूप में मात्र देखे या बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानती हो, लेकिन बिहार की राजनीति का जब जब जिक्र होगा, देश की राजनीति का जब जब जिक्र होगा, तो सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में, पुरोधा के रूप में कर्पूरी ठाकुर देखे जाते रहे हैं, देखे जाते रहेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज उनके गांव पहुंचकर सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार से मुलाकात की और वहां से चुन चुन कर हमले किए पूर्ववर्ती सरकारों पर, जंगल राज की याद दिलाई, कैसे लालू राज में बिहार का नुकसान हुआ इसकी याद दिलाई। लेकिन इन सब के साथ सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अति पिछड़ों की राजनीति में उनके वोट को साधने में क्या एनडीए का ये कदम, जहां पर प्रधानमंत्री आज जब स्टार कैंपेनर के रूप में समस्तीपुर में मौजूद थे, तो उनकी बातें बिहार के वोटर के मन में किस हद तक घर कर जाएंगी। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। समस्तीपुर की रैली से प्रधानमंत्री ने विपक्ष यानी बिहार के महागठबंधन पर जमकर वार किया। बीते दिनों सीटों को लेकर महागठबंधन में हो रही उठापटक पर इशारा करते हुए बता दिया कि इन पर भरोसा करना बेमानी है। जैसे जैसे बिहार चुनाव के मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे दोनों धड़े एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी लोगों को आरजेडी का शासनकाल याद दिलाया और कहा है कि आरजेडी के कुशासन ने बिहार की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के उम्मीदवार और प्रचार पर वार करते हुए कहा कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो तय है कि एक बार फिर जंगल राज आ जाएगा। पीएम ने कहा कि विपक्ष का चुनाव प्रचार ऐसी ही धुनों पर हो रहा है। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की
धमकी देने लग गए हैं। रैली में पीएम ने अनोखे अंदाज में आरजेडी पर वार करते हुए लोगों को अपनी मोबाइल की लाइट जलाने को कहा और कहा कि जब इतनी रोशनी आपके पास है तो लालटेन की क्या जरूरत है। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? माओवादी आतंक का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार ने नक्सलवाद का घिनौना रूप देखा है और अब हमने इसे करीब करीब खत्म कर दिया। हमने बिहार में नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द पूरा देश, पूरा बिहार माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए लोगों को आगाह किया कि आप जंगल राज वालों से सावधान रहें। बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर वार और उनको ललकार, जनता से गुहार और रिकॉर्ड जीत की हुंकार। ये साफ है कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में एनडीए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन कैसे इस हमलों का जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर आप प्रतीकात्मक रूप से इस बात को समझने की कोशिश करिए कि प्रधानमंत्री अगर कर्पूरी ठाकुर के गांव सबसे पहले पहुंचे बिहार में अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करने के वक्त, तो 2024 याद करिए चुनाव, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। और अब जब प्रधानमंत्री ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की तो उनके गाँव से शुरू की। अब आप यहाँ पर यह भी समझिए कि अति पिछड़ा वर्ग जो आबादी के लिहाज से बड़ा है, 36% की आबादी है, जिसमें 100 से भी ज्यादा जातियां जो है वो शामिल हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और यही वजह है कि जो गठबंधन में आपने सीटों के लिए, टिकटों के लिए सिर्फ फुटबॉल का दौर देखा, वो इसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए था। अब देखिए, प्रतीकात्मक रूप से मैसेजिंग कर दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन के साथी किस तरह से इसे देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रमन ने चिराग पासवान से बात की, उपेंद्र कुशवाहा से बात की। आइए सुनिए। जंगल राज पे सीधा अटैक है कि जंगल राज वाले ने तैयारी कर लिया। अभी बिल्कुल सही बात है। और अगर गलती से भी अगर ये जंगल राज वाली सरकार वापस आती है तो वही 90 का दशक आएगा, वही हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती चरम सीमा पर होगी और एक बार फिर हमारा बिहार दशकों पीछे चला जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का बिहार की जनता को बताना, खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स का ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या था वो जंगल। आखिरी सवाल, सीएम क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? तेजस्वी पूछ रहे कौन है आपका सीएम? अरे बिल्कुल होंगे प्रभु, बिना मतलब कि ये लोग इस बात को लेके ये लोग कंफ्यूजन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने बस एक प्रक्रिया का जिक्र किया। जब 5 दल हैं तो स्वाभाविक है 5 दल के विधायक एक साथ बैठेंगे, बट एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को दोबारा चुना जाएगा, ये मेरा विश्वास। जंगल राज पे काफी ज्यादा अटैक। बिल्कुल बिल्कुल, लोग चाहते हैं, महागठबंधन के लोग चाहते हैं कि फिर से जंगल राज की वापसी हो जाए। बिहार के लोग जंगल राज की वापसी में कभी मदद नहीं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एनडीए की सरकार बने। नीतीश जी चेहरे होंगे सर? आखिरी सवाल। निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो देखने वाली बात है, जो आप चिराग पासवान के बयान में भी सुन रहे थे कि गृह मंत्री क्लियर कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, एक प्रक्रिया का जिक्र है। लेकिन इसी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार अटैकिंग मोड पर है एनडीए के। और जब महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम फेस अनाउंस किया गया, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि हमने तो अनाउंस कर दिया है, अब एनडीए बताए कि वो क्या करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम सीएम पद के लिए अनाउंस हुआ है तो गाना लॉन्च हुआ जिसमें तेजस्वी यादव को मौका दिए जाने की बात तो हो रही है, जनता से अपील की जा रही है। और तेजस्वी यादव जंगल राज के जवाब में बार बार ये कह रहे हैं कि जिस दौरान
वो डिप्टी सीएम पद संभाल रहे थे, उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उसके आधार पर उनकी वर्तमान पारी को, उनके वादों को, उनके दावों को आंका जाए। तो आज की उनकी चुनावी रैली का आइए आपको एक रंग दिखाते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश सरकार की सियासी जमीन खोदने में लगा हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष या एनडीए भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने जनता को लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त बिहार की दुर्दशा कर दी गई। 15 साल के आरजेडी शासन में बिहार बर्बाद होता चला गया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार दोनों पर जोरदार वार किया। कहा कि इतने लंबे शासन के बावजूद राज्य की जनता के लिए विकास नहीं हुआ। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां अपराध मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, कारखाने खुले, निवेश आए। लेकिन 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो लिए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और आप लोगों ने हर बार सांसद भाजपा का जिताने का काम किया। बिहार में 20 साल से सरकार बनाने का काम किया, फिर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में है तो बिहार के लोगों का है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए। जहां एक और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार में बिहार को सुनवाई वाली सरकार बनाने की बात कही, तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में यहां कोई भी काम नहीं हुआ और अब केंद्र की मदद से राज्य में कई तरह के विकास के काम हो रहे हैं और आगे कई काम होने हैं। किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा, मजदूर जो है बदहाल स्थिति में है। आप सब लोग जानते हैं कि क्या आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम आप लोगों से बस एक बात कहने आए कि एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। बिहार में मौसम गुलाबी है, गांव जवार में हल्की ठंड है, लेकिन चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी ने माहौल को गर्मा दिया है और ये सियासी गर्मी हर गुजरते पहर के साथ बढ़ती ही जा रही है। राज्य में दोनों धड़ों के सबसे बड़े चेहरे एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी कर रही हैं, साथ ही जनता को आने वाले दिनों में विकास और रोजगार का भरोसा दे रही हैं। दोनों के वार और वादे बड़े हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए थोड़ा सा बिहार की राजनीति पे कुछ चर्चा कर ली जाए। समस्तीपुर से रमन जुड़ रहे हैं मेरे साथ और मनोरंजन भारती वैशाली से हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, पहले आपका रुख कर रही हूँ। प्रधानमंत्री आज समस्तीपुर में थे, कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनका जिक्र किया, जंगल राज की याद दिला दी। लेकिन देखिए, केंद्र में तो कहीं ना कहीं पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति है और तेजस्वी यादव का नाम, मुकेश सहनी का नाम जब प्रमुख चेहरों के रूप में अनाउंस हो गया तो कहीं ना कहीं एक लेवल का प्रेशर कह लीजिए इसे, या एक कहते हैं ना पीयर प्रेशर, वो कम से कम एनडीए के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है। और आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसको प्रतीकों के रूप में कई तरह से कह रही है। सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं थी, उन्होंने पीएम मत्स्य योजना तक का जिक्र किया कि 2014 में सरकार में आने के बाद किस तरह से मछुआरी कम्युनिटी के लिए काम किए गए और बिहार में नदियों में इतना पानी है तो मछली बाहर से क्यों आए। देखिए, हर एक वाक्य का जो बिटवीन द लाइंस है उसका मैसेज सीधे सीधे
उन छोटी छोटी जातियों को जा रहा है जिनके वोट्स पाने के लिए दल लगातार जुटे हुए हैं। रमन। बिल्कुल मीनाक्षी, हर कोई चाह रहा है दोनों तरफ से कि जो पिछड़ी जातियों के वोट है वो उन्हें मिले। और बात कर ली जाए जहां आरजेडी के वोट बैंक की, तो आरजेडी के वोट बैंक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को एनडीए की तरफ शिफ्ट कराने की तैयारी की थी। और इसी को लेकर जो आप बात कह रही थी कि जो मछुआरे कम्युनिटी के लोग हैं, निषाद कम्युनिटी के लोग हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एड्रेस में उनका जिक्र किया कि वो टर्न आउट हो बीजेपी के तरफ। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जो कि ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, वो भी अति पिछड़ा समाज है, उनके घर पे जाते हैं, उनके समस्तीपुर में आकर पब्लिक एड्रेस करते हैं। तो साफ तौर पे मैसेज सीधा था प्रधानमंत्री का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छोटी जातियाँ हैं वो एनडीए के साथ आए और उनका फायदा आने वाले चुनाव में मिले। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बताया गया, तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बताया गया कि सामने अब पूछा जाए कि एनडीए का चेहरा कौन होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बात मंच से कही है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। यानी कि प्रधानमंत्री ने सीधा मैसेज दिया है कि चुनाव हम लोग नीतीश जी के ही चेहरे पे लड़ेंगे, एनडीए नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव में जाएगा। कि जो भी डाइवर्सिटी अभी तक चल रही थी उसको प्रधानमंत्री ने थामने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के नाम को आगे रखा है। और ये भी कहा है कि सबसे बड़ी जीत अब तक की बिहार के चुनाव में जो मिली है उससे भी बड़ी जीत इस बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी। चलिए, अब ये तो देखिए मंच की बातें हैं, लेकिन जनता के दरबार में क्या होता है। और जब हम विधानसभा के बाहर देखिए मौजूद हैं तो यही वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है जहां से जनता के लिए चर्चा और चर्चा का मंच, फैसलों का मंच, नीतियों का मंच, जहां पर ये सब बातें होती है। तो कौन यहाँ पहुंचेगा सत्ता की चाबी लेकर, वो देखना होगा। मनोरंजन जी, जिस समय तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस हो चुका है और उसके बाद के तेजस्वी यादव और उससे पहले के तेजस्वी यादव, क्या फर्क आप इन दोनों के आक्रामक प्रचार में देख रहे हैं सीएम फेस अनाउंस होने के बाद? देखिए, सीएम फेस अनाउंस होने के बाद तो एक तो उनके चेहरे पर एक आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं जो उनकी मीटिंग करके निकला हूं, और ये देखिए हाईवे की क्या हाल है। यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ जो है पूरी जाम की स्थिति है। नेता जो है भाषण दे के तो चले जाते हैं और फिर क्या स्थिति होती है सड़कों की। अब मैं बहुत देर से फंसा हुआ हूँ यहाँ पर, उस साइड मुझे जाना है और अभी पूरा जो है आप देख सकते हैं ये पूरी रोड जो है पूरी जाम है। बहरहाल खैर ये तो जाम खुल जाएगा तो हम भी निकल जाएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आया है। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि कांग्रेस ने, बाकी सभी दलों ने एक साथ इकट्ठा होकर तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा घोषित किया और उसके साथ में मुकेश सहनी को भी किया। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, बैकवर्ड प्लस मुस्लिम प्लस जो एमबीसी का, वो एक लीथल कम्बिनेशन हो सकता है। साथ में आपको मालूम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम साहब, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो ये एक पूरा तरह से एक फैब्रिक जो है वो अब महागठबंधन ने बुनने की कोशिश की है, जिसको यदि अच्छे से वोट में तब्दील किया जाए तो उनको लगता है कि ये विनिंग कम्बिनेशन हो सकता है। और यहाँ पे मार उसी की है, जो 36% जो पॉपुलेशन है ना, जिसको एमबीसी हम लोग कहते हैं, उसमें 10% यदि आप मुस्लिम को निकाल दें तो 26% जो है वो बचता है। और उसमें 100 से अधिक जातियाँ हैं, और जिसमें कि जिसके फेस के रूप में मुकेश सहनी को आजकल यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये इसलिए देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पूरे अपने यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को अपने जीप में जगह दी थी, और उनको लगता है कि ये वो मोहरा है जिसके थ्रू मैं इसके एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा सकता हूँ। और उसी के लिए अभी जो है मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री भी घोषित किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में 2 और उप मुख्यमंत्री की घोषणा जो है महागठबंधन करने वाली है। तो देखिए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और मुकेश सहनी को आखिरी क्षण तक भी जिस तरह से समझाया गया, बुझाया गया, मनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली, और खबरें तो यही थी कि राहुल गांधी ने फिर पर्सनली उनसे बात करके उन्हें थोड़ा इंतजार करके ये कहा कि गठबंधन में उनको भरपूर सम्मान मिलेगा और उसी सम्मान के आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो महागठबंधन के सन ऑफ मल्लाह। उनकी लगभग हर रैलियों में, हर पोस्टर में बड़ी प्रमुखता से दिखाई देता है। अब इन सब के बीच देखिए, बात प्रतीकों की राजनीति की जब हो रही है, परसेप्शन की जब हो रही है, राजनीति के बिटवीन द लाइंस की जब हो रही है, चुनौती इसमें क्या है? चुनौती ये है कि एकजुट होने की बात तो सब कर रहे हैं,
लेकिन कैसे अपने ही खेमों में सेंध अपने ही लगा रहे हैं। मैं बात फ्रेंडली फाइट का कर रही हूँ। उसके कुछ नंबर्स मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहती हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए दोनों चरणों की वोटिंग के लिए नामांकन की तारीख तक खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद 11 सीटें महागठबंधन की अभी भी फ्रेंडली फाइट की स्थिति में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि मुलाकात अशोक गहलोत कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जिसके बारे में बड़ी चर्चा थी। वैशाली सीट जहां पे कांग्रेस के संजीव सिंह और आरजेडी के अजय कुमार कुशवाहा आमने सामने हैं। बिहार शरीफ जहां पर कांग्रेस के उमर खान, सीपीआई के शिव कुमार यादव आमने सामने हैं। बछवाड़ा में सीपीआई के अवधेश कुमार राय और कांग्रेस से शिव प्रकाश गरीबदास। राजा पाकर सीट से सीपीआई के मोहित पासवान, कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी आमने सामने हैं। बेलदौर से कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद और आईआईपी की तनीषा भारती। ऐसे ही चैनपुर सीट कहलगांव जहां पर कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा, आरजेडी से रजनीश भारती। सुल्तानगंज में आरजेडी से चंदन कुमार और कांग्रेस से ललन कुमार। सिकंदरा से आरजेडी के उदय नारायण और कांग्रेस के विनोद कुमार चौधरी। नरकटियागंज भी इसमें शामिल है जहां पर आरजेडी के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार आमने सामने हैं। और करघर सीट से आरजेडी के महेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा के सामने जो है आपस में टक्कर की स्थिति उनकी बनी हुई है। अब 11 सीटें देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि जब बहुमत का आंकड़ा छूना होता है, मैजिकल नंबर को टच करना होता है, तो एक एक सीट से भी जीत हार तय होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एक एक वोट तक इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में ये 11 सीट क्या महंगी नहीं पड़ेंगी, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन पिछड़ों, अति पिछड़ों की राजनीति में, उन्हें लुभाने की राजनीति में, आज की तारीख में उनका रहनुमा बनने की राजनीति में कोई दल पीछे नहीं है। इन सब के बीच जब आप प्रधानमंत्री को कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपने चुनावी प्रचार का शंखनाद उन्हें करते हुए देखते हैं, तो दूसरी तरफ सीताराम केसरी की याद भी आज कांग्रेस पार्टी को आई है। रिपोर्ट। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। इधर दिल्ली में कांग्रेस को अचानक सीताराम केसरी की याद आई। जिस जगह पर 27 साल पहले लगभग अपमानित कर हटाया गया था, वहीं राहुल गांधी उनको माला पहनाने पहुंचे। सीताराम केसरी की 25वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस को उनकी याद आई। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कांग्रेस में सीताराम केसरी के साथ क्या सलूक हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। जेडीयू ने भी कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं का अपमान करती रही है। निश्चित ही केसरी साहब की आत्मा आज रो रही होगी। सर्वविदित है कि किस तरह से सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सीताराम केसरी जैसे सीनियर नेता को अपमानित किया। ये तो कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है, अपने नेताओं को अपमानित करना, जलील करना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवारवादी और वंशवादी पार्टी रही है जिनकी प्राथमिकता सबसे पहले परिवारवाद को बढ़ावा देना है। सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला कांग्रेस ने उन्हीं के नेतृत्व में किया था। वो बिहार के बड़े पिछड़े नेता माने जाते रहे। वर्षों तक कांग्रेस का खजाना संभाला, लेकिन 1998 में कांग्रेस के प्रदर्शन से हताश नेताओं ने सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद से संभालने का न्योता दिया और केसरी को लगभग जबरन हटाया गया। इस तरह उत्तर भारत के पहले ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष की विदाई हो गई। राहुल ने उन्हें फिर से सम्मान देकर असल में पिछड़ों को जोड़ने की अपनी नई मुहिम को विस्तार दिया है। दरअसल बिहार में अब सारी लड़ाई सामाजिक न्याय की राजनीति में बंदरबांट की है। पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और महादलितों के बीच पैठ और दावेदारी से ही तय होगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।
प्रधानमंत्री का समस्तीपुर दौरा हो या फिर राहुल गांधी की श्रद्धांजलि, दोनों को बिहार की राजनीति के इसी आईने में देखा जा सकता है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं। देखिए, सीताराम केसरी के इर्द गिर्द आज के दिन में दिल्ली में जो हुआ वो आपने देखा। राहुल गांधी पहुंचे उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर, लेकिन सीताराम केसरी के सहयोगी दसाई ठाकुर ने आज के इस दिन पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री ने ननकी जी चुनावी रैली में कहा है कि केसरी जी का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, बाथरूम में बंद कर दिया गया उन्हें। आप तो उनके साथ ही रहे होंगे। नहीं, बाथरूम वाली बात गलत है, ये नहीं हुआ है। आप उनके साथ थे जब ये सब? साथ थे। क्या क्या हुआ? बस आए, हम लोग बात कर रहे थे, मीटिंग से निकल करके आए, बैठ करके अपना पानी उन्हें पिए, फिर मनमोहन सिंह साहब आ गए, हिंदू बात की। उसके बाद मैंने कहा कि चलिए अब खाना खाने, अब बहुत लेट हो गया है। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, खाना खाने चले गए, सात पुराना किला रोड। ऐसी कोई बात नहीं थी। पीछे से क्या हो गया? पीछे से क्या, वो फ़ोन किया कि भाई सोनिया जी आ रहे हैं 5 बजे। कहेंगे ठीक है, हम बोल दिए कि 5 बजे वो आ रही हैं, ताकि बहुत अच्छी बात है। वो बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, उनका चीज़ है, वो धरोहर है कांग्रेस का, इंदिरा जी का, नेहरू जी का धरोहर है, वो संभाले, अच्छी बात है। और आइए अब आपको जरा दिखाते हैं कि डिप्टी सीएम के पद के इर्द गिर्द किस तरह से राजनीति हो रही है। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन पर सवाल इस बात के लिए उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के कोटे से कोई डिप्टी सीएम होगा। सवाल इस बात पर भी है कि क्या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, क्योंकि एमवाई फैक्टर की जिस पॉलिटिक्स की बात आरजेडी के मामले में कम से कम होती है, तो क्या किसी मुस्लिम चेहरे को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 18% की जिनकी पॉपुलेशन है, आबादी है, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जिस बात की जानकारी अभी कुछ देर पहले मनोजन भारती भी दे रहे थे कि आने वाले दिनों में संभवतः कुछ और नाम आपको घोषणा के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन आज तो कम से कम सवालों में ये पूछा ही जा रहा है कि क्या कांग्रेस के कोटे से या कोई मुस्लिम चेहरा महागठबंधन का डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार होगा। महागठबंधन ने बिहार में ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश सहनी होंगे। ये भी अटकलें हैं कि 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सवाल ये पूछा जा रहा है कि सहनी ही डिप्टी सीएम का चेहरा क्यों बनाए गए। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर अपना सवाल साझा किया। पार्टी ने तंज कसते हुए इसे समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला बताया है और लिखा है कि 2.60% मल्लाह को लड्डू और 18% मुस्लिम को कद्दू दिया गया। क्या मुसलमान केवल डराकर वोट लेने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं? एनडीए में जेडीयू के साथ ही चिराग पासवान ने एक कदम आगे बढ़कर 20 साल पुरानी बात याद दिलाई। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया, कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे बताइए। अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे। अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करके कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और मुस्लिम समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। वो सभी समाज को समुचित प्रतिनिधि देने के पक्षधर रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी तारिक अनवर साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो इंदिरा जी ने भोला पासवान शास्त्री जी और गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। बिहार में ताल ठोक रहे ओवैसी की पार्टी AIMIM से आने वाले असीम वकार ने भी एक फॉर्मूला सुझा दिया। बोले मुस्लिम वोटर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि तेजस्वी को आगे बढ़कर किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि 2.5% वाले मल्लाह वोट को बिहार में क्यों अहमियत दी गई।
एक ईबीसी वोट है जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, उसको नीतीश कुमार 20 साल में जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उस वोट का एक वो कोलिशन बनाए, अलग अलग प्रोग्राम करके छोटे छोटे जातियों के लिए, जिसको बिहार में कहा जाता है पचपनिया या पचफोड़ना वोट। तो उसके लिए इतना इनिशिएटिव्स किए जो एक जमाने में कर्पूरी ठाकुर किए थे, उसको नीतीश कुमार रिवाइव करके, और वो जो है पूरे वोट उनके साथ चला गया। तो ये कांग्रेस और राजद का अटेम्प्ट है उस वोट को एक तरह से सेंध मारने का। जो भी हो, कहा जा रहा है कि 3 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बातचीत के बाद महागठबंधन में कांग्रेस और सीपीआई-एमएल को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। तो डिप्टी सीएम पद को लेकर उम्मीदवारी को लेकर अब राजनीति माहौल जो है वो गर्म दिखाई दे रहा है, और इस पर जब पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर शुरू हुआ तो आपको सुनवाते हैं मुकेश सैनी क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी का रिएक्शन, मृत्युंजय तिवारी, अजय आलोक। आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र कहिए। तो मुसलमानों के हित भलाई करने के लिए थोड़ी महागठबंधन काम करती है। वो वोट दो, केवल वोट देने के लिए मुस्लिम लोग हैं। अगर मुसलमान समाज का भी, मुस्लिम भाई बहनों का भी अगर कोई हितैषी है तो आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी हैं। अति पिछड़ा समाज से मुकेश सहनी जी आते हैं, डिप्टी सीएम वो बने हैं और डिप्टी सीएम बनेंगे आने वाले दिनों में आगे सरकार बनने के बाद। लेकिन बीजेपी वाले क्या सवाल खड़े करेंगे? उनको तो अति पिछड़ा के नाम से ही परेशानी होने लगती है। ये लोग आज तक मुसलमानों को टहला ही रहे ना। डिप्टी सीएम तो दूर छोड़ दीजिए, कितने टिकट दिए मुसलमानों को। चलिए भाजपा पे तो होता है कि भाजपा टिकट नहीं देती है, ये लोग कितना दे रहे हैं? सारा काम हमने किया मुसलमानों के लिए। कब्रिस्तान की घेरेबंदी हमने की, हज का यात्रा की संख्या हमने बढ़वाई, मदरसों का आधुनिकीकरण हमने किया, ट्रिपल तलाक हमने हटाया, हलाला हमने हटाया, मुसलमानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं उसकी चिंता हम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट 16,000 करोड़ बिहार सरकार ने किया, लेकिन वोट देंगे इन्हीं को। तो ये तो मुसलमानों को खुद सोचना पड़ेगा। राजनीति कैसे बाहुबल को कभी कभार पोषित करती है और बाहुबल कैसे राजनीति को कभी कभार पोषित करता है, इसका अगर पर्यायवाची कहा जाए कि सिवान और शहाबुद्दीन है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिवान की राजनीति में जिक्र हो रहा है शहाबुद्दीन बेटे का, क्योंकि इस सीट पे आपको बता दें आरजेडी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन रघुनाथपुर सीट से, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार विकास सिंह ने उन्हें उसामा बिन लादेन बता दिया। अब देखिए सवाल उठ रहा है कि उसामा शहाब को पिता की विरासत का फायदा मिलेगा या फिर उनकी चुनौती यहां पर और बड़ी होती दिखाई दी। 47 वालों का जवाब हम तीर से देंगे। उसामा जब पैदा लिए थे उस समय उसामा बिन लादेन का बड़ा ये था, उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम रखा गया। सीवान की रघुनाथपुर सीट पर ओसामा बिन लादेन का जिक्र चला आया है। दरअसल यहां से आरजेडी उम्मीदवार हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब। जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह ने उन्हें लादेन बता डाला। सवाल उठ रहा है कि ओसामा शहाब को पिता की विरासत का फायदा मिलेगा या इससे उनकी चुनौती बड़ी हो जाएगी। सीवान की रघुनाथपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार विकास सिंह विकास के रूपक को अपने नाम के साथ जोड़ते जोड़ते ये दावा कर बैठे कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम ओसामा बिन लादेन के नाम पर रखा गया है। वो आतंक के प्राय मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ही न हैं, तो ये तो 47 लेके पैदा लिए हैं और 47 वालों का जवाब हम तीर से देंगे। इतना तीर यहाँ की जनता दबाएगी 6 तारीख को तीर छाप की बटन कि 47 सारा बंद हो जाएगा, 47 खत्म हो जाएगा, आतंक का खात्मा होगा यहाँ पे। और ओसामा जब पैदा लिए थे उस समय ओसामा बिन लादेन का बड़ा ये था, उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम रखा गया। तो ओसामा शहाब को अगर पिता के बाहुबल की विरासत का कुछ फायदा मिल सकता है तो उनके अपयश का बोझ भी उन्हें ही उठाना होगा। दिलचस्प यह है कि ओसामा शहाब के प्रचार में जो सबसे कम दिख रहे हैं वो खुद ओसामा शहाब हैं। उनके समर्थकों की भीड़ बेशक उनकी तस्वीर लेने को आतुर है, लेकिन उनके लिए सामने आ रहे हैं मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव,
जो अपना टिकट काटे जाने के बावजूद ओसामा के प्रचार में लगे हुए हैं। कहते हैं टिकट घरेलू संपत्ति नहीं होता। ये घर का काश्तकारी खेत नहीं है और कोई संपत्ति नहीं है जो जिंदगी भर हमारे पास रहेगा। इस जो विरोध करते हैं, उल्टा बोलते हैं, जिसका टिकट कटा है, उन लोग को समझना चाहिए कि पार्टी टिकट दी, आप जीते चाहे हारे, फिर दूसरा को चांस दीजिए। दिलचस्प ये है कि जेडीयू उम्मीदवार खुलकर दावा करते हैं कि असल में हरिशंकर यादव का समर्थन उन्हें हासिल है। दूसरा विधायक जो थे वो काफी सज्जन आदमी थे, ठीक है। उनको जबरदस्ती का पगड़ी उनसे बनवा दिया गया। उनकी आत्मा कराह रही है और आने वाला समय में उनका भी समर्थन हमको मिलेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। लेकिन वो तो अभी घूम रहे हैं, उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भाषण भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ओसामा के लिए वो वोट मांग रहे हैं। मांगने दीजिए, ऊपर से मांग रहे हैं, अंदर से हमारे साथ रहेंगे। वैसे रघुनाथपुर सीट पर मुहावरे वही हैं जो बाकी बिहार में चल रहे हैं, जंगल राज बनाम नीतीश के नाकामी के। लेकिन यहाँ शहाबुद्दीन एक अलग फैक्टर बनते दिख रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी राजनीतिक उपस्थिति का दबाव लोगों की प्रतिक्रियाओं में महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि 2005 के बाद का बिहार अलग है और शहाबुद्दीन का कोई असर नहीं है, तो कुछ लोग मानते हैं कि 31 साल के ओसामा जीत रहे हैं। लालटेन छाप। क्या किया है लालटेन आप लोगों? उनके लिए बहुत सुविधा मिले, साधन कोनो चीज के रोजगार हाल जो मिले, यही गरीब आदमी के अच्छी बा। एक बात वो तकलीफ कोनो नहीं है, ये बहिरे हो गई अब ये एगो बात। हाँ, जीतने का चांस है, बहुत चांस है। चुनावी माहौल भी बहुत अच्छा है, उलट फेर होने वाला है। नीतीश सरकार ऐसे भी हराना जरूरी है क्योंकि समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इस बार ये मुंड है कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है, इतने साल से हम लोग देख रहे हैं और जो भी मतलब किए हैं काम, थोड़ा अब उसको लेकर के ऐसे और आगे सोच जो है तेजस्वी का, इससे उससे सोच इनका अलग है। युवा है, युवा के बारे में अच्छा सोचेंगे। अच्छा करने के लिए हम लोग इस बार आरजेडी को जिताएंगे। देखिए यहाँ पे रघुनाथपुर में ना अभी नया नया चेहरा कभी आया नहीं है, यूथ आइकॉन, ठीक है। अभी वो सामा जी है, वो यूथ आइकॉन अभी नया नया चेहरा है, युवा है, ठीक है। और जो भी नीतीश कुमार का सरकार 20 साल से है, ठीक है, और 20 साल से देख ही रहे हैं। और एक ही सरकार को अगर बार बार मौका दीजिएगा तो वो अपनी मनमानी करेगा। लड़ाई दोनों तरफ से ठीक ही है, लेकिन एनडीए की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित है। क्यों? नया प्रत्याशी है, सरकार 20 वर्ष से है, सब लोग विकास का काम कर रहे हैं, लोग दिख रहा है, इसलिए लोग चाहता है। ओसामा साहब का आप बात कर रहे हैं तो 2005 में ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनका राजनीतिक दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया है। और जो उनका उस समय चल रहा था, जो कि दहशत का माहौल था, लोगों में डर का माहौल था, लोग कतराते से रात्रि में जाने आने से, मोटरसाइकिल का छिनौती था, रंगदारी था, सारा चरम सीमा पर था। उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बंद कराया है। श्री नीतीश कुमार ने जब से कमान संभाले हैं, वो बेहतर काम किए हैं जनता के लिए और विकास भी किए हैं। रोड चकाचक है, बिजली मिल रही है, जल नल की व्यवस्था है, शिक्षा की ये सब बेहतर है, अच्छा है। और यहाँ देखिए जितने गुंडागर्दी पहले होती थी उसको तो उन्होंने समाप्त कर दिए हैं। अमन शांति का चयन चाहते हैं और नीतीश कुमार जी काम किए हैं रोड पर। 10,000 अभी वर्तमान में हर महिलाओं को अच्छा काम हुआ है। हाँ, जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे रहे हैं। राय हम लोगों का है जो मोदी और नीतीश को जिताना है बस। और क्यों? इसलिए कि वो बेहतर काम किया है बिहार में। क्या किया? बहुत काम किया है, रोड किया है, बिजली किया है। रघुनाथपुर विधानसभा पर बीते 2 चुनावों से आरजेडी का कब्जा रहा है। यहाँ 2,93,000 वोटर हैं, जिनमें 1,54,000 पुरुष हैं और 1,38,000 महिलाएं। यादव, राजपूत और मुसलमान अहम हैं। ओसामा मीडिया से दूरी बनाते हैं, कैमरे पर बात नहीं करना चाहते। उनकी ये खामोशी उन्हें विवादों से कितनी दूर रख पाएगी, ये नतीजे बताएंगे। रघुनाथपुर से सोम आनंद की रिपोर्ट। और आज देखिए, जब मैं भी आज पटना में दिन भर मौजूद रही तो आज यहाँ पर सियासत का सुपर शुक्रवार है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मौजूद रहे, तेजस्वी यादव की रैलियाँ लगातार रहीं।
गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर थे, जेपी नड्डा आज यहाँ मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह भी जब दौरे पर रहे तो इस दौरान शहाबुद्दीन की याद उन्होंने भी वोटर्स को दिलाई और बार बार जिस जंगल राज को देखिए याद दिलाया जा रहा है, बाहुबल को याद दिलाया जा रहा है और बाहुबलियों को टिकट देने के मामले में कौन सा दल आगे है, जब बार बार ये याद दिलाया जा रहा है तो वोटर को एक स्वच्छ माहौल, एक स्वस्थ वातावरण, सिक्योर वातावरण, इसको लेकर हाईलाइट जो किया जा रहा है उसमें गृह मंत्री का यह बयान मायने रखता है। लालू जी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है। लालू जी, क्या बिहार की जनता को आप डराना चाहते हो? क्या मतलब है शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने का? जिस शहाबुद्दीन ने 75 जघन्य हत्याओं में लहूलुहान किया सिवान की भूमि को, वो शहाबुद्दीन को वो टिकट देकर डराना चाहते हैं। लालू जी, आप बक्सर वालों को नहीं जानते, ये तो वीर बाबू कुंवर सिंह वाले हैं, वो किसी से नहीं डर। कि ये जो महागठबंधन है वो जंगल राज की ओर जा रहा है, बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाहता है।